हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने मोल कंसेप्ट स्टार्ट किया हुआ है एंड इसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं एंड उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में हमने स्टडी किया था। और साथ ही साथ हमने ये जाना था कि 1 ग्राम एटम ऑफ एनी सब्सटेंस, जैसे 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, उसका मतलब क्या होता है। तो हमने डिटेल में इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करी थी। बट आज के लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज के लेक्चर के अंदर हम मोल कंसेप्ट को स्टडी करने वाले हैं। इसके रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले ऑफ कोर्स मैं जितने सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं उनको आपके साथ डिस्कस करूंगा एंड उसके बाद जाकर जो आपकी एक्सरसाइज है उसके न्यूमेरिकल्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि एल्गोरिथम जो है यूट्यूब का उसको समझ में आए कि आपको ये जो वीडियो है बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि आप लाइक कर रहे हो या शेयर कर रहे हो इसको। तो काइंडली ये करने में हमारी हेल्प करें और बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि आज हमने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करना है। यह बहुत ही ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है और ख़ास तौर पे इसके न्यूमेरिकल उससे भी ज़्यादा सिंपल है। आपको मैं बेसिक बेसिक बातें बताऊंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको अपने आप ही ये सारा का सारा समझ में आ जाएगा। तो मोल कंसेप्ट समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल किसको कहा जाता है। देखिए, बात बहुत सिंपल है यार, कि हमारे एटम बहुत ही स्मॉल होते हैं। ठीक है, तो हमने अपने प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कुछ नंबर ऑफ एटम्स या कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के कलेक्शन को 1 मोल कहना शुरू कर दिया। तो 1 मोल बेसिकली क्या मतलब हुआ? 1 मोल का मतलब हुआ कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के कलेक्शन को 1 मोल कहा जाता है। अब बहुत सिंपल है। देखिए, अगर मैं आपसे आज ये कह दूं कि मेरे पास 1 मोल सोडियम एटम है, तो इसका मतलब है 1 मोल सोडियम एटम का मतलब होगा कि उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ सोडियम एटम्स होंगे। अगर मैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कह देता हूं तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी तरह अगर मैं कुछ भी आपको बोल देता हूं 1 मोल ये 1 मोल वो, तो उसका मतलब होगा कि वो 6.022 इंटू 10⁻23 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी कलेक्शन को कहा जाता है आपका 1 मोल। अब देखिए, ये जो नंबर आप यहाँ पे देख रहे हो इसको एवोगैड्रोस नंबर कहा गया है। हाँ, हम इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात आपको क्लियर कर दूं, जब कभी भी कोई भी एवोगैड्रोस नंबर के बारे में जानना चाहता है या उसकी डेफिनेशन लिखना चाहता है तो मैं आपके लिए डेफिनेशन लिख देता हूं। देखिए, कहते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स present in 12 ग्राम, जो बेसिकली ग्राम एटॉमिक मास है मेरा, ग्राम एटॉमिक, ठीक है, दिस इज ग्राम एटॉमिक मास कसका कार्बन का। और कौन से आइसोटोप की बात हम करते हैं? C12 आइसोटोप की बात हम करते हैं। ठीक है, और बस, तो जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप के अंदर, उसको हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। और उसकी वैल्यू क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि 1 मोल ऑफ एटम, तो उसमें इतने नंबर है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें इतने होते हैं। तो यार मैं आपको ना एक सिंपल सी चीज समझाता हूं, अगर वो समझ में आ जाए तो उसके बाद मोल कंसेप्ट आपके लिए एक बच्चों का खेल की तरह समझ में आएगा। आपको लगेगा कुछ भी नहीं है यार, ये तो आराम से हम कर सकते हैं।
तो मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो स्टैंडर्ड इक्वेशन समझ गए तो बस फिर बाकी चीजें आप अपने आप कर सकते हो, फिर कोई बड़ी चीज है नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब होता है। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी एक सब्सटेंस है। अब सब्सटेंस के अंदर आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है आपका। तो हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड बात क्या लिखेंगे कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का ग्राम वेट। अब मैं ग्राम वेट इसलिए लिख रहा हूं बेटा, अगर ये एटम होगा तो ग्राम एटॉमिक वेट होगा, अगर ये मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे होगा। तो आपको पता ही है कि कैसे करना होता है। जैसे कि आपको मैं बताया था कि जो भी उसका क्या था मास नंबर होता है, उसमें हम AMU की जगह पे G लगा दो, वो हमारे पास ग्राम एटॉमिक वेट बन जाता है। और अगर किसी मॉलिक्यूल का आप AMU निकालते हो तो उसकी जगह G लगा दोगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। इसके लिए आप पिछली वीडियो को जरूर देखो, मैंने उसमें डिटेलिंग बताई हुई है। तो किसी भी एटम का या किसी भी मॉलिक्यूल का जो ग्राम एटॉमिक वेट होता है वो हमारा 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस होता है। 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस के बराबर होता है। उसके अंदर 6.022, वैसे देखो स्टैंडर्ड तो 6.02 होता है, लेकिन अगर नहीं दिया तो 6.02 आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इंटू 10 टू द पावर, मैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम 6.02 का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इंटू 10 की पावर 23, मतलब हमारे पास क्या होंगे, अगर ये मॉलिक्यूल्स है तो हम लिखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस, मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। अगर मान लीजिए ये एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं लिखूंगा एटम्स ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसके अलावा ना एक चीज मुझे आपको और समझानी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, यार ये जो हमारा मोलर वॉल्यूम है ये स्पेशली आपके गैसेस के लिए यूज किया जाता है। तो किसके लिए हम यूज करते हैं, पहली बात गैस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये बोलता क्या है, देखिए हमने ये चीज हमेशा नोटिस करी है कि अगर मेरे पास कोई भी गैस हो, कोई भी गैस हो, उस गैस का अगर मैं एक 1 मोल ले लेता हूं, ठीक है। अब 1 मोल का मतलब हुआ उसमें इतने नंबर ऑफ क्या होने चाहिए उस गैस के, अगर गैस में एटम्स है तो उतने एटम्स होने चाहिए। अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो वो O2 होता है, वो मॉलिक्यूल है। तो अगर मैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं तो मतलब इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें होने चाहिए, ठीक है। तो हमने ये नोटिस किया है कि अगर किसी भी गैशियस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के अगर मैं 1 मोल ले लेता हूं तो पता है वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, वो आपका 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। 1 लीटर में आपके डेसीमीटर क्यूब होता है आपका, ठीक है। 1 लीटर बेसिकली 1 लीटर आपका 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। अगर आप इसको और हाँ, होना क्या चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, जिसमें ज्यादातर हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम यहाँ पे इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो लीटर है 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो हाँ, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि मिलीलीटर में करते तो ऑब्वियसली 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 22400 मिलीलीटर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको लिख सकते हो 22400, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब, आप इसको लिख सकते हो क्योंकि आपका 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। देखिए, तो मेरे को आपको बस एक मोटी मोटी और सिंपल सी बात बतानी है कि वो ये है कि अगर मैं कोई भी एक गैस लेता हूं जो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, उस गैस का मैं 1 मोल ले लेता हूं, उस 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा, जो वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा वो इतना होगा। और ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये हर किसी गैस के लिए मतलब स्टैंडर्डाइज है। तो चाहे मैं नाइट्रोजन ले लूं, चाहे ऑक्सीजन ले लूं, मैं अगर इन दोनों का अगर मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब जो हमारा टेम्परेचर है और जो प्रेशर है,
अगर मैं सबके लिए मतलब क्या कहते हैं सबके लिए सबके गैस सभी गैसेस के लिए मतलब इसी टेम्परेचर और प्रेशर में उसकी स्टडी करूं तो वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। एज सिंपल एज दैट। और इसी वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कहा गया है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं विच इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP। ठीक है। इफ सब्सटेंस इज अ गैस। तो यार इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा मुझे समझ में नहीं आता। ये है वो आपकी स्टैंडर्ड लाइन। हम क्या करेंगे जब कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना होगा हम इस स्टैंडर्ड लाइन को याद रखेंगे। इस स्टैंडर्ड लाइन के हिसाब से पहले हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और उसके बाद हमें हमारे न्यूमेरिकल में जो भी बोला होगा उसके अकॉर्डिंगली हम अपना आंसर निकाल लेंगे। बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं सीरियसली बोलता हूं बहुत सिंपल है, बशर्ते आपको ये याद होने चाहिए स्टैंडर्ड लाइन। ठीक है। तो कोई भी मुझे एटम दिया जाए, जो भी मुझे मतलब मॉलिक्यूल दिया जाए, सबसे पहले उसका ग्राम जो उसका वेट होगा, उसका जो ग्राम वेट होगा वो 1 मोल के बराबर होगा और वो जो 1 मोल है उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे और उसको अगर वो गैसियस स्टेट के अंदर है तो वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है बस। इसके अलावा हमें जो न्यूमेरिकल में बोलेंगे हम धड़ल्ले से वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे। बाकी मैं आपको न्यूमेरिकल जब करवाऊंगा और डिटेल में आपको मैं समझाता जाऊंगा। ठीक है। चलिए जल्दी से हम पहले अपना न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए अब जैसे मैंने कहा है कि हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आपकी बुक के अंदर सॉल्व एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो पहले तो हम यार वही डिस्कस करेंगे, उसके बाद जाकर मैं बैक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो शुरुआत करते हैं। तो ये है आपका सबसे पहला न्यूमेरिकल। एग्जाम्पल नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं लास्ट क्लास के अंदर। आज हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कहता है द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल इज 6 × 10⁻23। देखिए हमारे स्टैंडर्ड वैल्यू कुछ और बोलती है। स्टैंडर्ड बोलता है कि 1 मोल 6.023 × 6.022 × 10⁻23 होता है। आपको पता है कई बुक्स के अंदर 6.023 भी लिखा होता है। लेकिन यहां पे वो बोल रहा है यार देखो आप मान के चलो कि 1 मोल के अंदर, ठीक है, 1 मोल के अंदर 6 × 10⁻23 आपके पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। बात खत्म है। अब हम शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताऊंगा ना बड़ा सिंपल है यार, 2 मिनट लगाओगे आपके करने में, इतनी बड़ी चीजें नहीं होती है। सबसे पहली बात कहता था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो पहले तो यार मैं यहाँ पे नाइट्रोजन गैस को थोड़ा समझ लेता हूँ। नाइट्रोजन गैस थोड़ा दिमाग लगाना है, ऐसे नहीं कुछ भी। तो देखिए सबसे पहले तो मैं ना नाइट्रोजन गैस को जानता हूँ, वो मेरा N2 होता है। दिस इज माई N2। अगर ये क्या है एक मॉलिक्यूल, अगर इसका मैं ग्राम मॉलिक्यूलर वेट लूं, क्या लूं, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट अगर लूं तो वो क्या आएगा। देखिए नाइट्रोजन का एक एटम का जो ग्राम एटॉमिक वेट होता है वो 14 होता है। अब आप बोलेंगे सर कैसे पता लगा, N नीचे 7 ऊपर 14 लिखा जाता है। ये जो है ये हम AMU में लिखते हैं और मैंने क्या कहा था ग्राम की फॉर्म में लिखना हो तो इसकी जगह पे G लगा दो। तो 14 जो है वो एक पर्टिकुलर एटम का होता है। बट यार ये तो N2 है ना, इसमें 2 है तो मैं 2 × 14 करूंगा जो कि 28 ग्राम मेरे पास आएगा। चलिए तो मतलब जो नाइट्रोजन गैस मुझे दी गई है उसका ग्राम मोलिकुलर वेट कितना है, 28। चलो स्टैंडर्ड लाइन को याद करो। स्टैंडर्ड लाइन को क्या बोला था मैंने कि जो हमारा ग्राम मोलिकुलर वेट होता है किसी भी सब्सटेंस का वो 1 मोल के बराबर होता है और वो 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 10⁻23। बट यहाँ पे इसने बोला कि 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स आप ले सकते हो। तो वी विल स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड लाइन। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड लाइन। हम क्या लिखेंगे कि भाई 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, स्टैंडर्ड है पहले, स्टैंडर्ड लाइन हमेशा लिखनी है पहले। ठीक है, कंटेन्स कितना 6 पॉइंट, अब पॉइंट नहीं सॉरी क्योंकि इसने बोल दिया ना यही यूज करना है तो फिर यही यूज करेंगे, 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। तो यार 1 ग्राम कितना करेगा बताओ ना, यूनिटरी मेथड लगाना है, ये सारा फिर से करेंगे।
तो 6 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 28। मुझे कितने का पूछा गया है? 14 ग्राम का। तो 14 ग्राम के अंदर कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 14। तो 6 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 28 इंटू 14। 14 इससे कटेगा तो 2 आएगा, वो इसको काटेगा। तो फाइनल जो आपका बढ़िया सा जो आंसर है मैं यहां लिख देता हूं, वो आएगा 3 इंटू 10 की पावर 23। सो ये क्या है? आपके मॉलिक्यूल्स हैं। एंड दैट इज योर आंसर। देख कितना सिंपल है यार। हवा बना के रखा हूं, मोल कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट, कोई हवा नहीं है, सिंपल सा होता है बहुत ज्यादा। करना क्या है, पहले स्टैंडर्ड लाइन याद रखो, बस स्टैंडर्ड लाइन याद है तो ये ऐसे निकलेगा, इतनी बात ध्यान रखो। ठीक है, पहले स्टैंडर्ड लाइन लिखी, फिर उसका 1 निकाल लिया, फिर यूनिटरी मेथड लगाना होता है, फिर जो दिया आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है ना? चलो अब हम बी पार्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बी पार्ट में क्या बोल रहा है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स, आपने नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। क्या जबरदस्त चीज है। अब बच्चे किस बात में कंफ्यूज होते हैं? बोला गया एटम्स, दिया गया मॉलिक्यूल। वाटर क्या है? एक मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड वैल्यू, अगर मैं पानी को जानता हूं, वाटर को जानता हूं, तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। पहले तो यार जो उसने दिया है ना, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं उसको साइड रखूंगा, मैंने नहीं देखना उसको। सीधा अपना ग्राम मोलिकुलर वेट निकालो। अगर जी बोला है तो पहले ग्राम मोलिकुलर वेट निकालो उसका। तो ग्राम मोलिकुलर वेट अगर मैं निकालूं इसका, तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। तो 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 इंटू में 1 कर दूंगा, इंटू नॉट इंटू, इट शुड बी प्लस, इट शुड बी प्लस। प्लस क्या कर देंगे? 16 ग्राम, तो टोटल हो जाएगा 18 ग्राम। तो मेरे स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से 18 ग्राम जो कि इसका ग्राम मोलिकुलर वेट है, उसके अंदर 1 मोल ऑफ पानी होगा, और उस 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे? तो मैं लिखूंगा 18 ग्राम ऑफ वाटर कॉन्टेन कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर? 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है ना? अच्छा, अब मैं ये अपना काम कर दिया ना, पहला अपना काम करो, अब जाके पूछ देखते क्या बोला। 18 ही ग्राम बोला है, तो ऑलरेडी आंसर आ चुका है मेरा। 18 ग्राम ऑफ वाटर कितने मॉलिक्यूल कंटेन करता है? इतने। लेकिन भाई साहब पूछा क्या गया है, ये थोड़ा ध्यान रखो, पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब एक मेरे H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, तो कुल मिला के 3 इसमें एटम्स हैं। तो एक मॉलिक्यूल में अगर 3 एटम्स हैं, इन 1 मॉलिक्यूल वी हैव, इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा साफ सुथरा लिख दो यार। ठीक है, यहां पे ऐसे लिखता हूं ना। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं 1 मॉलिक्यूल है ना, बट H2O contains 3 atoms, therefore 6 into 10 की पावर 23 molecule of water contain, ये एक मॉलिक्यूल की बात है, यहां पे इतने मॉलिक्यूल होंगे तो 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 3 कर दूंगा, 6 18 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। तो लीजिए हमारा आंसर आ गया। समझे? एक मॉलिक्यूल में इतने मॉलिक्यूल, मतलब 18 ग्राम के अंदर इतने मॉलिक्यूल हैं, बात खत्म। लेकिन इसका एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम है, तो टोटल कितने एटम हुए? मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 18 इंटू 10 की पावर 23। तो इस तरीके से ये वाला न्यूमेरिकल सोल्व करना था। समझे ना? चलिए अब हम बात करते हैं सी पार्ट की। जब हम सी पार्ट में आते हैं तो कहते हैं नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस इन 111 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। भाई साहब फॉर्मूला भी आना चाहिए, सॉल्व भी करेंगे तब जाके आंसर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यार, ऐसे नहीं खत्म होगा ये।
सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम एनहाइड्रस, मतलब होता है जिसमें पानी नहीं होता। तो कैल्शियम क्लोराइड सिंपल, दैट इज CaCl2, क्योंकि कैल्शियम के ऊपर होती है +2 की वैलेंसी, क्लोरीन के ऊपर होती है -1 की वैलेंसी। फॉर्मूला तैयार है। अच्छा ये क्या बोल रहा है मैं उसको नहीं, पहले मैं अपना ग्राम एटॉमिक वेट अपने हिसाब से पहले निकालूंगा, फिर मैं सारी बातें करने वाला हूँ जो ये मुझे कहेगा। तब तक आप शांत हैं, बिल्कुल शांत हैं। देखिए कैसे करेंगे। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट पहले निकालूंगा इसका मैं, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, देखो जहां तक कैल्शियम की बात करें, जो कैल्शियम है उसका ग्राम एटॉमिक वेट होता है 40। तो 40 तो ये कैल्शियम का ही आ गया, प्लस क्लोरीन के 2 एटम है और एक एटम होता है 35.5 ग्राम का। तो कुल मिला के मतलब हो गया 40 प्लस 71 ग्राम। सॉल्व करा तो हमारा बना 111 ग्राम। ले 111 ग्राम, और पूछा भी 111 ग्राम की बात कर रहा है। ले बन गई बात। तो देखिए 111 ग्राम के अंदर, ठीक है ना, ऑफ CaL, नहीं ऑफ Ca, या फिर पूरा लिख देते हैं यार, हम भी क्या कर रहे हैं, ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कंटेन कितने पार्टिकल, जो है अवोगाड्रो नंबर, जिसने तो बोला 6 ही लेना है, 6 × 10⁻23 ही लेने भाई, इतने ही मेरे मॉलिक्यूल्स हैं। अब प्रॉब्लम नहीं है, इस बात का सोल्यूशन बताता हूं मैं, ठीक है। लेकिन उसने क्या पूछा है, क्लोराइड आयन बताओ भाई कितने हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि अगर मैं इसको तोड़ता हूं, अगर ये ब्रेक डाउन होगा तो कैल्शियम का मुझे मिलेगा 1 आयन, बट क्लोरीन के मुझे 2 नेगेटिव आयन मिलेंगे। तो मतलब एक मॉलिक्यूल से 2 क्लोरीन के आयन मिलते हैं, ठीक है। तो 6.6 × 10⁻23 molecules will contain 2 into ये वैल्यू, दैट इज 6 × 10⁻23 Cl नेगेटिव आयंस। तो 6 दूनी 12, 12 × 10⁻23 Cl नेगेटिव। समझ गए, एक मॉलिक्यूल से हमें कैल्शियम का 1 और 2 क्लोरीन नेगेटिव मिलते हैं एक मॉलिक्यूल से, बट इसमें इतने मॉलिक्यूल से तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो 12 × 10⁻23 क्लोराइड आयन हमें मिलेंगे। मुझे लगता है कि इसी न्यूमेरिकल से ही आपको काफी क्लैरिटी होगी कि किस तरह से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है या मोल कंसेप्ट लगाना है। एम कहने कोई बहुत टफ कंसेप्ट है कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, आराम से स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखो, सॉल्व करते जाओ। ये हो गया समझ में। चलो अब हम भी 1-2 क्वेश्चन तो और कराऊंगा यार, प्रैक्टिस ऐसे तो माद नहीं बनेगी। तो अब हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 3 की। क्या कह रहा है भाई, कहता है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 160 ग्राम ऑफ इट। भाई मैं नहीं इसको देखने वाला, सबसे पहले स्टैंडर्ड वैल्यू, मैं उसके बाद बिना बात नहीं करूंगा मैं। लो जी, तो बात करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH की। तो देखो यार, सोडियम का जो नंबर है वो 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये 24 और 16 40 ग्राम तो यार आपका मॉलिक्यूलर वेट आ गया NaOH का। अब भाई देखो स्टैंडर्ड ये बोलता है कि 40 ग्राम ऑफ NaOH कितने मोल्स के बराबर होगा, 1 मोल ऑफ NaOH के बराबर होगा। ये तो भाई हमारा हुआ स्टैंडर्ड। 1 ग्राम से के हिसाब से कितना होगा, 1/40 मोल होगा मेरे NaOH का। अब मैं अपने देखूं क्या बोला, 160 बोला, लो जी 160 ग्राम के हिसाब से क्या होगा, 1 वो गला खराब है भाई क्या करें, थोड़ी आवाजें ऐसे निकलेंगी। 160 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 4 मोल्स ऑफ NaOH। कितना का डिफिकल्ट था,
अरे बहुत आसान है, डिफिकल्ट ऐसे बनाते जाओ तो लग बात है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ लेके चलता हूँ। अब एक काम करते हैं, ये आखिरी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, अगली क्लास में बाकी के जितने सोल्व न्यूमेरिकल्स है वो डिस्कस कर लेंगे। चलिए बात कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 4 की। व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ स्लेक्ड लाइम। ग्राम में निकालना है, मोल में, मोल से ग्राम निकालना है। तो पहले देखो सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड वैल्यू लिखूंगा तो CaOH होल ट्वाइस, इसका ग्राम मोलिकुलर वेट में निकाल लेता हूं। अब जहां तक हमें कैल्शियम के बारे में अगर बात करें तो कैल्शियम का 40 होता है, प्लस ये जो OH है इन सभी का ट्वाइस है तो 2 बाहर लिखोगे, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 40 प्लस हमारे पास 2 और अंदर आ जाएगा 17, तो 7 14 कैरी 34 प्लस 40 74, तो 74 ग्राम आपके पास यहाँ पे आंसर इसका आ जाता है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड वैल्यू क्या बोलती है, मुझे मोल से ग्राम चाहिए ना, तो इसलिए हम स्टैंडर्ड वैल्यू लिखेंगे 1 मोल ऑफ CaOH होल ट्वाइस इज इक्वल टू 74 ग्राम, जो कि उसका ग्राम मोलिकुलर वेट है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। और अगर अब कोई मुझे कहता है कि 2.5 मोल के लिए निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, CaOH होल ट्वाइस, तो बस जी ये जो 74 ग्राम है इसको मैं 2.5 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। अब आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर 185 ग्राम आपको सॉल्व करके मिल जाता है। बस इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। देख कितना ज़्यादा आसान है यार, डिफिकल्ट तो एक नंबर का नहीं है। आपको क्या याद रखना है, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन, अगर वो आती है तो ये करना आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी किया, हमने उसको एक सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया और हमेशा याद रखेंगे कि वो इक्वेशन क्या थी, और इसके रिलेटेड हमने कुछ सॉल्व अपने एग्जाम्पल किए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी सॉल्व एग्जाम्पल भी मैं डिस्कस कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।